by Cn. It is also a symmetry element. It is represented by Cn. And n sorry, n is equal to 360 upon theta. n क्या है आपका 360 by theta. So axis of symmetry क्या होता है? Axis of symmetry is a line about which the molecule can be rotated, therefore producing a molecule indistinguishable from the original molecule. एक ऐसी लाइन है, एक्सिस है, जिसके अलॉन्ग हम लोग अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिले आपको. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको एग्जांपल बताया था. वन 3 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर हम लोग BCl3 की बात करते हैं, राइट. सो BCl3 मॉलिक्यूल में सपोज आपका BCl3 मॉलिक्यूल प्लेनर होता है. सपोज BCl3 मॉलिक्यूल XY प्लेन में है, ठीक है. तो अगर हम एक ऐसी एक्सिस एज्यूम करें जो इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, अगर इस मॉलिक्यूल को आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो कितनी बार ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म में आएगा? दैट मीन्स सेम मॉलिक्यूल 360 डिग्री पर रोटेट करने पर कितनी बार सेम आएगा? 3 टाइम्स सेम आएगा, राइट. एक बार जब ये आपका Cl इधर आएगा 120 पर रोटेट करना पड़ेगा. तो अगर हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो 3 टाइम्स ये सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, राइट. जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज BCl3 मॉलिक्यूल. क्या आप सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है? BCl3 मॉलिक्यूल प्लेनर है. अब सपोज ये XY प्लेन है, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक एक्सिस मान ले, इस तरह से परपेंडिकुलर, अगर इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें तो कितनी बार आपका आइडेंटिकल मिलेगा? 1 2 3 ऐसा रोटेट कर रहे हैं, राइट. तो 3 टाइम्स आइडेंटिकल मिलेगा. और एक्सिस किधर है आपका? परपेंडिकुलर. क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? एक्सिस परपेंडिकुलर आपकी तरफ. तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या होगी? हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट कंटेन्स Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और n की वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू 360 अपॉन कितने एंगल पे मिनिमम रोटेट करना पड़ेगा आपको? 120. तो 360 अपॉन 120 दैट इज n की वैल्यू 3 आएगी. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि BCl3 हैज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. BCl3 हैज 1 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इन शॉर्ट AOS से रिप्रेजेंट करते हैं. C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. और अगर हम लोग इस तरह से ले मॉलिक्यूल को, एक्सिस अगर एक्सिस उसी प्लेन में हो गया, ये तो यहाँ पे जो एक्सिस हो गया C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये C3 क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. C3 एक्सिस जो है वो मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर है. लाइक मॉलिक्यूल XY प्लेन में है तो हमने जो एक्सिस लिया वो जेड एक्सिस के लॉन्ग लिया है. अगर हम लोग एक ऐसी एक्सिस एज्यूम करें जो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, तो वहां पे आपको कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी? ये आपकी एक्सिस होगी इस तरह से. तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करेंगे इस तरह से 180 डिग्री पे, अभी हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा मान लिया है. बात समझ में आ रहा है? वन ऑफ द बॉन्ड्स के अलॉन्ग. तो वन ऑफ द बॉन्ड्स के अलॉन्ग जब आप एक्सिस मानेंगे तो इसको जब आप 360 पर रोटेट करेंगे इस तरह से, अब इस तरह से रोटेट कर रहे हैं. पहले कैसा रोटेट कर रहे थे? इस तरह से. तो C3 मिला था. अब कैसा रोटेट कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सिस मान लिया ऐसा. तो कितने एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा आपको इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म लाने के लिए? कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री, राइट. तो यहाँ पे जो आपका होगा किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लॉन्ग, दैट मीन्स एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, और इसको बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसी तरह से और भी क्या C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री BCl3 मॉलिक्यूल के अंदर है? अगर हम ये एक्सिस ले लें तो इसके अलॉन्ग भी होगा, राइट. और अगर हम लोग ये वाली बॉन्ड ले लें तो इसके अलॉन्ग भी होगा. सो हाउ मेनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन BCl3? 3 C2 axis of symmetry. And C2 axis of symmetry is in the plane of molecule,
whereas C3 axis of symmetry is perpendicular to the plane of molecule. This is called axis of symmetry. एक ऐसी एक्सिस जिसके along मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करने पे सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिले, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म मिले, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब इनडिस्टिंग्विशेबल क्यों बोल रहे हैं? सपोज आपने कोई स्टूडेंट है और इस तरह से रोटेट कर दिया, BCl3 मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, और सपोज आप देख नहीं रहे और बाद में आके देखा, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा Cl था? तीनों Cl तो एक जैसे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशेबल, राइट? बात समझ में आ रहा है? एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं. अगर हम बेंजीन की बात करें तो अभी तक हमने जो सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक हमने 3 सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं. फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड सिमेट्री एलिमेंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड सिमेट्री एलिमेंट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग CN से रिप्रेजेंट करते हैं. कैन यू टेल मी इन बेंजीन हाउ मेनी सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ दिस, एंड हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट बेंजीन के अंदर? तो सपोज बेंजीन इज प्रेजेंट इन XY प्लेन, बेंजीन XY प्लेन में है. तो जिस प्लेन में ये प्रेजेंट है, अगर उसी प्लेन से इसको कट कर दें तो क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आपको? XY उसी प्लेन से कट कर दिया, राइट? और भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा बेंजीन के अंदर? एनी अदर प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर? अब हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसा वर्टिकल कट कीजिए, ऐसा वर्टिकल कट किया, सिग्मा वर्टिकल. सपोज बेंजीन इस तरह से XY में, तो Z एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं, Z मींस XZ की प्लेन है, तो वर्टिकल कट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में अलोंग द वर्टेक्स. सो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे बताइए? अलोंग वर्टेक्स, अलोंग एजेस 3, राइट? ये आपका बेंजीन है. एक तो आपका बेंजीन प्लेनर होता है, तो एक उसी प्लेन से कट कर दिया, सभी को दिखाई दे रहा है. और वर्टिकल ऐसा कट किया, इस तरह से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ, राइट? तो 3 वर्टिकल हो गया. नहीं, आप देखो, डबल बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसा नहीं होता है. डबल बॉन्ड तो ऐसा होता ही नहीं है. डबल बॉन्ड ऑलवेज रनिंग पोजीशन में होता है. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड फिक्स है, बिल्कुल नहीं. डबल बॉन्ड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ये हमेशा रनिंग पोजीशन में होता है. बेंजीन ऐसा होता है. तो डबल बॉन्ड तो डीलोकलाइज्ड है ना, वो फिक्स नहीं है, राइट? डबल बॉन्ड तो हमेशा रनिंग पोजीशन में है, राइट? तो डबल बॉन्ड को इग्नोर कीजिए आप, राइट? तो आपके कितने हो गए? 3, और ये आपके भी हो गए 3 सिग्मा हो गए. इसी तरह से और भी होंगे. डायगोनल्स के अलाउंग भी होंगे. डायगोनल्स क्या ऐसा भी होंगे क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री डायगोनल के अलाउंग भी कट कर सकते हैं ना. तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे? टोटल बेंजीन के अंदर 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट? टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री है. नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए पॉइंट, जिस पॉइंट के हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे जाएं तो सेम एटम मिले. तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे गए कार्बन मिला, इधर नीचे कार्बन मिला, इस साइड में कार्बन, इधर भी कार्बन, इस साइड में कार्बन, इधर भी कार्बन. तो क्या इस कंपाउंड में बेंजीन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने हैं? COS कितने हैं? 1. एक ही होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज 7 and center of symmetry, that is I is equal to 1, sigma is equal to 7. Now how many axis of symmetry is there? Can you tell me?
In benzene, how many axis of symmetry is there? How many axis of symmetry is there? एक बार तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, सपोज बेंजीन आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऐसा रोटेट करें तो कौन सा सी एम एम की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसा देखिए, ये आपका बेंजीन है और ऐसा किया, नहीं नहीं इंफिनिटी नहीं आएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर। सपोज बेंजीन आपका एक्स वाई प्लेन में और हमने जो आपका एक्सिस मान रखा है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो इसके अलावा कितनी बार इंडिस्टिंग्विशेबल आएगा? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा, राइट? इस तरह से रोटेट करना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो जब अभी हमने एक्सिस कौन सी मान रखी है, एक मॉलिक्यूल इज अलोंग एक्स एक्स वाई प्लेन, तो हमने एक्सिस जेड एक्सिस मान रखी है, राइट? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? दिस इज कितना एंगल आपको रोटेट करना पड़ा है? 360 अपॉन 60, दैट मीन्स एंगल कितना रोटेट करना पड़ा है आपको? 60। सो यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलेंगे? C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो हम लोग बोलेंगे 1 C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज देयर। सर सिर्फ 60 डिग्री पे क्यों रोटेट किया? 60 पे करेंगे तभी ये वर्टेक्स आएगा ना। ये आपका है C6। देखो यहाँ पे, देखो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 360/6। 60 पे करोगे तभी तो ये यहाँ पे आ जाएगा एटम, ये वाला एटम यहाँ पे आएगा 60 पे करने पे, राइट? सो दिस एंगल इज 60। सो 60 मिनिमम 60 रोटेट करना पड़ेगा तो इनडिस्टिंग्विशेबल आ जाएगा। तो एक तो आपका C6 हो गया, और भी सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। अगर हम लोग प्लेन में मान लें, जिस प्लेन में अगर सपोज आपका बेंजीन एक्स वाई प्लेन में, तो प्लेन के अंदर अगर मान लें, उसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में मान लें, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम उसी प्लेन के अंदर मान लें तो कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? अगर हम ऐसा मान लें तो यहाँ पे 180 डिग्री, राइट? इस तरह से 180 डिग्री, राइट? 180 डिग्री पे करने पे सेम आ जाएगा। और एक्सिस कौन सा मान रखा है? एक्सिस अपोजिट टू अपोजिट एटम्स के अलॉन्ग सेम आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री का मतलब n की वैल्यू कितनी हुई? 360/180, C2। C2 इस तरह से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? हाउ मेनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर अलोंग वर्टेक्स? 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर। 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बताइए? अलोंग डायगोनल्स? क्या डायगोनल्स के अलोंग भी नहीं कर सकते हम लोग? डायगोनल्स के अलोंग ऐसा C2 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 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। सो टोटल हाउ मेनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन बेंजीन? 7, राइट? 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? और जो C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर टू प्लेन। और जो आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है, इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। So total how many symmetry elements are there in benzene? Plane of symmetry 7, center of symmetry 1, axis of symmetry is 7, right? So total 15 symmetry elements are there in benzene. बात समझ में आ रहा है आपको?
देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अपोजिट साइड में सेम एटम मिले। लाइक अगर यहाँ पे हम लोग एक सेंटर ऐसा एज्यूम करें, इस साइड में आपका CH2 आ रहा है, इसके अपोजिट साइड में भी CH2 आ रहा है, इस साइड में भी CH2 आ रहा है, इसके अपोजिट साइड में CH2 आ रहा है, यहाँ पे CH2 आ रहा है, इसके अपोजिट साइड में CH2 आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या इस पॉइंट के अलोंग ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है? जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिख रहा है, इस तरह से देखिए सिमेट्रिकल दिख रहा है ना। दैट्स वाई इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम देखें इस तरह से ट्रांस वाले में, ट्रांस 2 क्लोरो इथीन, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, इस साइड में Cl आ रहा है, इसके अपोजिट साइड में भी Cl आ रहा है, इस साइड में आपका H हाइड्रोजन आ रहा है और इस साइड में भी हाइड्रोजन आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे पॉइंट को कि आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप समझ में आ गया? क्लियर? अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे सेम एटम मिला। ओके, अगर हम CH4 की बात करें, CH4, तो CH4 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। CH4 में मैक्सिमम 3 एटम्स एक प्लेन में होते हैं। एक एटम आपका आउट ऑफ प्लेन होता है और दूसरा एटम आपका अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अच्छा, ये सॉलिड लाइन और इस तरह से डैश लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लिया अगर हमने CH4 की बात करें, दिस इज CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिख रहा है। देखिए जैसा मैंने पेपर में बनाया है इस तरह से, क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो 3 एटम 1 प्लेन में, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन दिखा है, नॉर्मल लाइन का मतलब क्या है? नॉर्मल लाइन मीन्स इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और सॉलिड लाइन का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द व्यूअर। जैसे आप वीडियो देखिए, वीडियो में ये आपके 3 एटम्स 1 प्लेन में हो गए, ये प्लेन में हो गए। एक ऐसा कार्बन दिख, एक ऐसा हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ आ रहा है, हाँ सर। राइट, इस तरह से। और एक हाइड्रोजन क्या है? अवे फ्रॉम यू, आपसे पीछे आ रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो 3 एटम तो 1 प्लेन में हो गए, एक आपका हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है तो इसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और एक अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या दिखाएंगे हम लोग? डैश लाइन से दिखाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो पेपर पे हम लोग जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस मीन्स डैश लाइन मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। अवे फ्रॉम व्यूअर, इसको हम लोग सॉलिड लाइन बोलते हैं और वेज लाइन बोलते हैं, WEDG, वेज, वेज और सॉलिड लाइन बोलते हैं। और इसको हम लोग डैश लाइन बोलते हैं, डैश लाइन, वेज लाइन एंड डैश। तो वेज मीन्स टुवर्ड्स द व्यूअर एंड सॉलिड लाइन मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक्सिस के अलॉन्ग बताइए क्या n की वैल्यू क्या होगी? विच C1, C2, C3, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? देखिए ऐसा, इस तरह से कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? कितना एंगल रोटेट करना होगा बताइए? n की वैल्यू कितनी होगी? C2 होगी। तो क्या मीथेन मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बात समझ में आ रहा है या नहीं? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना,
राइट, इस तरह से घुमाएंगे तो जो आपका आगे आ रहा है वो बिलो चला जाएगा और जो बिलो है वो आगे आ जाएगा। सी यहाँ पे ये आपका मॉलिक्यूल था, अभी ये आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, आपकी तरफ आ रहा है, और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर। अगर हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री पे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें तो जो आपका आगे था वो पीछे हो गया और जो पीछे था वो आगे आ गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं? इस तरह से ये वाली एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। सी राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आ गया आप सभी को? अब मैं इस तरह से बनाता हूं, ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल है। अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लॉन्ग देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? विच एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस? ऐसा इस तरह से। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को ऐसा दिखा रहे हैं, यस वेरी गुड। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का ऐसा दिखा है, ये आपका CH4 मॉलिक्यूल है। अगर हम लोग किसी बॉन्ड के लॉन्ग एक्सिस ले लें तो 180 डिग्री पर रोटेट करने पर कितनी बार सेम आएगा? इस तरह से 3 टाइम्स, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। दिस इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल को देखते हैं तो दो ही एटम आपकी तरफ, आपके जो आप दिख रहे हैं प्लेन में, दो ही एटम है, दो एटम प्लेन में। एक आपकी तरफ आ रहा है तो इसको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया, और एक आपसे जो दूर जा रहा है उसको हमने डैश लाइन से बनाया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट करते हैं। A molecule possesses n-fold alternating axis of symmetry if when rotated through an angle of 360 by n about this axis and then followed by reflection in plane perpendicular to the axis, the molecule is indistinguishable from the original axis. It is also called as improper axis of symmetry. तो improper axis of symmetry क्या है? जैसे अगर मान लिया हम लोग इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। So AAOS, alternating axis of symmetry. इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। राइट, सपोज दिस इज मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले रोटेट करना है, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन लेना है, राइट। तो सपोज मान लीजिए ये एक्सिस है आपकी, इस तरह से एक्सिस लिया हमने और इसको हमने 180 डिग्री पे रोटेट कराया। C2 180 डिग्री पे रोटेट कराइए इस मॉलिक्यूल को। 180 डिग्री पे जब आप रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे Cl इधर चला जाएगा और ये HCl इधर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे चला जाएगा Cl और ये Cl इधर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? 180 डिग्री पे रोटेट करने पे अब क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल, सपोज मॉलिक्यूल इस तरह से था तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक रिफ्लेक्शन लेंगे इसका। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लेन, यहाँ पे मिरर लिया है और मिरर में इसका अगर हम मिरर इमेज देखें तो क्या इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल आएगा? H, यहाँ पे H आएगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा,
यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा, Cl एंड H, और इस साइड में क्या आ जाएगा आपका H एंड Cl, राइट। बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें मैंने गड़बड़ कर दिया है, मिरर इमेज लेना है ना आपको, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, Cl H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका HCl, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आ गया। तो ऐसे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। दैट मीन्स पहले आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, देन उसके बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है, इमेज लेना है, मिरर इमेज लेना है। अगर सेम मॉलिक्यूल मिल गया तो हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? पहले हम लोग एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर इमेज लेंगे। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, H2। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। सपोज मान लिया इस तरह से आपका कंपाउंड, राइट। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रोटेट करें 90 डिग्री पे, 90 पे करेंगे तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 पे रोटेट करने पे इस तरह से बनेगा आपका हाइड्रोजन Cl, Cl हाइड्रोजन, ये आपका इधर आ जाएगा HCl और ये आपका ClH। 90 पे रोटेट कर दिया, राइट, इस तरह से। अब इसके बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। जब आप मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, Cl हो गया, इधर आपका Cl हाइड्रोजन, बैक साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl के सामने Cl आएगा, मिरर इमेज, और ये H। क्या ये सेम मॉलिक्यूल बन गया? सेम मिला क्या? सेम दिख रहा है? बताइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करना होता है, पहले मॉलिक्यूल को किसी एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करना होता है, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर इमेज लेना होता है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर इमेज लेने के बाद सेम मॉलिक्यूल मिल गया तो हम लोग बोलेंगे उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपने कितने एंगल पर रोटेट किया 90, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 360/90, दैट इज 4। तो आप बोलेंगे इन दिस कंपाउंड S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? फर्स्ट रोटेट करेंगे देन परपेंडिकुलर मिरर इमेज लेंगे। हाँ बताइए। S4 का बताइए ना आपने, S4 में क्या बोला? S4 मतलब जैसे n की वैल्यू यहाँ पे आपने कितने एंगल पर रोटेट किया, एक्सिस के लॉन्ग कितने एंगल पर रोटेट किया था 90, तो 360/90, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके सर। तो हम लोग बोलेंगे S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो हमने 4 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट देखे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Now we will see projection formulas in optical isomerism. So
हमें पता है कि किसी भी 3D मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड 3D होते हैं, 3 डायमेंशन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको पेपर पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला? किसी भी 3D मॉलिक्यूल को पेपर पे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लाइक अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जैसा अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मल लाइन मीन्स इन द प्लेन, वेज लाइन मीन्स above the plane towards the viewer, dash line means away from the viewer. तो फर्स्ट जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं किसी भी 3D मॉलिक्यूल को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड वेज एंड दिस इज कॉल्ड डैश। So it is a convenient way of depicting 3D molecule in 2 dimension. In this, 4 bonds of a tetrahedral molecule is shown by 2 lines in the plane, wedge above the plane, dash down the plane. क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? जैसा मैंने CH4 की बात की, तो CH4 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर CH4 इस तरह से, तो क्या सभी एक ही प्लेन में है? बिल्कुल नहीं, केवल 3 एक प्लेन में है। तो जो यहाँ पे 3 एक प्लेन में, उनको हमने इस नॉर्मल लाइन से दिखाया। जो आपकी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स यू, उसको हमने इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखाया, अवे फ्रॉम यू डैश लाइन से दिखाया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला? इट इज ए कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट a 3D मॉलिक्यूल ऑन पेपर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये फिशर साइंटिस्ट का नेम है ना। फिशर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि किसी भी 3D मॉलिक्यूल को पेपर पर रिप्रेजेंट करने का उन्होंने अपना एक अलग व्यू दिया कि हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला मॉलिक्यूल को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज ऑल्सो ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिपिक्टिंग 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल इन 2D प्लेन। Rules for writing Fisher projection formula: the molecule is drawn in the form of cross with the chiral carbon at the intersection of horizontal and vertical line. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? Is it clear? मॉलिक्यूल को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपका कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन स्केलेटन इज रिटन, राइट। जो आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे हम लोग जैसे मान लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 कायरल कार्बन इज देयर, टोटल 3 कार्बन है। तो मेन चेन को हमेशा हम लोग वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 3 कार्बन है, तो 1 2 3 मेन चेन में हम लोग वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपके OH ग्रुप है या H ग्रुप है, उनको लेफ्ट और राइट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 1 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इज कायरल कार्बन। ना हम लोग लिखते हैं किस तरह से, वर्टिकल लाइन पे हमेशा मेन चेन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइड चेन लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। लाइक हाइड्रोजन OH को वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? वर्टिकल लाइन पे मेन चेन होगा, दिस इज मेन चेन ऑन द वर्टिकल लाइन, एंड साइड चेन को हम लोग लेफ्ट राइट लिखेंगे। अब जो आपको हाईली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसको हमेशा टॉप पे लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप। लाइक यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को टॉप पे लिखेंगे। So on vertical line main chain is written, on horizontal line represent the bond directed towards the viewer, and vertical lines represent away from the viewer. मतलब क्या है, सपोज हमने इस तरह से मॉलिक्यूल को लिया है, तो वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंट्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। दैट मीन्स वर्टिकल लाइन का मतलब इस तरह से, मॉलिक्यूल ऐसा है CHO CH2H, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बताते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर। अब ये क्या मतलब है? तो बेसिकली देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अभी जो आपने CH4 की जब बात करें, तो CH4 को आपने इस तरह से दिख रहा है आपको, राइट, कि 3 आपके 1 प्लेन में, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो इस तरह से। अगर हम लोग CH4 को किसी दूसरे डायरेक्शन से देखें, यहाँ से देखें, देखो आप, क्या आप सभी लोग वीडियो दिखाई दे रहा है? अगर CH4 को इधर से देखें, हम लोग सामने से ना देख के इधर से देखें, तो आपको मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा? सी, क्या आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है?
मतलब हमने व्यू चेंज किया है, सिर्फ व्यू चेंज किया है। क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। राइट। पहले आपका कैसा था मॉलिक्यूल? इस तरह से था। सभी लोग वीडियो देखिए आप। देखिए पहले मॉलिक्यूल आपका ऐसा था, इस तरह से। तो ये आपका इन द प्लेन हो गया, टुवर्ड्स द व्यूअर हो गया, या अवे फ्रॉम हो गया। अब मॉलिक्यूल को फिशर फिशर फॉर्म में मॉलिक्यूल को यहाँ से देखते हैं, इस साइड से, इस साइड से देखेंगे आप। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसा कर दें, सी आपको क्रॉस दिख रहा है, राइट? क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्या ये प्लेन है? क्रॉस एक प्लेन में है, सभी एटम्स प्लेन में है। देखो आप, क्या ये प्लेन में आपकी तरफ आ रहा है? दो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, जो वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल वाले आपकी तरफ आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? ये आपको बुक में समझ में नहीं आएगा, किसी भी बुक में आप बुक पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? और जो आपके हॉरिजॉन्टल है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, एक्चुअल में अवे फ्रॉम द व्यूअर है। सी ये इस तरह से है, दो आपकी तरफ आ रहे हैं और दो आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक, तो क्या आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, क्या इसको ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग? वर्टिकल का मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, एंड वर्टिकल मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स मीन्स टुवर्ड्स द व्यूअर। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज टुवर्ड्स द व्यूअर एंड वर्टिकल लाइन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। बात समझ में आ रहा है? दो आपकी तरफ आ रहे हैं और दो आपसे दूर जा रहे हैं, राइट? बुक में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। सो दैट मीन्स फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लोग मॉलिक्यूल को यहां से देखते हैं। मॉलिक्यूल के इधर से देखेंगे, आप स्क्रीन देखिए, और मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस तरह से देखेंगे तो दो आपकी तरफ आएगा और दो आपसे दूर जाएगा, राइट? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? नहीं, मैं तो आपके समझाने के लिए बता रहा था, CH4 में नहीं होगा कायरल। मैंने यहाँ पे एटम्स अलग लगाए हैं, वो तो समझाने के लिए बोला था मैंने। अभी इधर एटम्स डिफरेंट कर दूं मैं, ठीक है? अब यहाँ पे CH2 तो लगा नहीं सकता हूँ ना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसा दिख रहा है ये, राइट? तो वेज एंड डैश में सामने से मॉलिक्यूल को देखते हैं, और फिशर में मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से देखते हैं, सो दैट दो आपकी तरफ आते हैं और दो आपसे दूर जाते हैं। तो जो एटम्स आपकी तरफ आ रहे हैं उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, जो आपसे दूर जा रहे हैं उनको वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। तो आपको एक क्रॉस दिखेगा। तो ये क्रॉस का मतलब सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि क्रॉस क्यों बनाते हैं, और फिशर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, राइट? क्लियर? अब इसमें रूल ये है कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा टॉप पे लिखेंगे, और जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल पे लिखते हैं। दिस इज द रूल। बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पे देखिए एलानिन, ये आपका एक अमीनो एसिड है। सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, एलानिन इज ए अमीनो एसिड। तो इस अमीनो एसिड का फिशर फॉर्म ऐसा लिखेंगे लोग। अगर किसी स्टूडेंट ने COH को नीचे लिख दिया तो उसको करेक्ट फिशर फॉर्म नहीं बोलेंगे। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, हाईली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप को हमेशा टॉप पे लिखते हैं, और मेन चेन को वर्टिकल पे लिखते हैं, ये रूल है। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम लोग लेफ्ट राइट लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कायरल कार्बन है उसके अलोंग दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा बना सकता है, हाइड्रोजन को लेफ्ट में लिख सकता है, कोई स्टूडेंट राइट में लिख सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और मैंने आपको पहले ही बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में होते हैं, एक D होता है और दूसरा इसका मिरर इमेज होता है L। तो जो एलानिन है, जो एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक D फॉर्म होगा जिसमें आप NH2 को राइट साइड में बना सकते हैं, NH2 को लेफ्ट साइड में बना सकते हैं। अगर इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बनाया जाए तो दो तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। मेन चेन को तो टॉप टू बॉटम लिखा, बट एक स्टूडेंट राइट साइड में बना सकता है, दूसरा स्टूडेंट लेफ्ट साइड में बना सकता है। बट क्या ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है। एक प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में राइट साइड में रोटेट करेगा, दूसरा लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा।
अगर एक का ऑप्टिकल रोटेशन +30 डिग्री है तो दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन -30 डिग्री होगा। तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, मिरर इमेज लेने से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एलेनिन जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, एक डी होगा दूसरा एल होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, राइट? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रॉस, इस तरह से जो हमने क्रॉस बनाया है, vertical line away from the viewer in Fisher form and horizontal line towards the viewer. क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लाइक अगर हम इथेन की बात करें तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरह से देखते हैं, एक यहाँ से देखते हैं, पर्टिकुलर बॉन्ड के अलॉन्ग देखते हैं हम लोग सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। जैसे अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन मॉलिक्यूल कैसा होगा? देखिए, तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को, द मॉलिक्यूल इज व्यूड स्लाइटली फ्रॉम अबव फ्रॉम द राइट प्रोजेक्शन ऑन द पेपर, द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स इज ड्रॉन डायगोनली, द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी इन फ्रंट। ठीक है, तो जैसे आपका इथेन मॉलिक्यूल है तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, राइट? CH3 ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है? वीडियो देखिए आप सभी लोग, वीडियो पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, CH3, 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल को साइड से देखते हैं। तो जब मॉलिक्यूल को आप साइड से देखेंगे तो क्या मॉलिक्यूल ऐसा नहीं दिखेगा? ठीक, 2 वाई आपको दिखेंगे, 2 वाई दिखेंगे आपको, ऐसा। क्या आपको वाई दिख रहा है? एक आपका इस साइड में वाई, राइट, वाई दिख रहा है। मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे नीचे वाले में देखिए, इधर स्क्रीन पे भी देखिए, दोनों साइड में। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अप साइड में और बाकी के 3 क्या है, डाउन साइड में। तो ऐसा है, दिस इज सोहर्स। अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसको, राइट, ऐसा साइड से। इस तरह से यहाँ पे y दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, बताइए, इस तरह का प्रोजेक्शन फॉर्मूला सभी को दिख रहा है, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट? स्क्रीन पे देखिए आप लोग, स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है आपको, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, एक और प्रोजेक्शन
फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग मॉलिक्यूल को सामने से देखते हैं, मॉलिक्यूल को हम लोग सामने से देखेंगे यहाँ से, इस तरह से। तो अगर आप पहले आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, तो दिस इज सॉल्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड दिस इज न्यूमैन। न्यूमैन में आपको इस तरह से दिखाई देगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा होता है। अगर आप मॉलिक्यूल को सामने से देखें, अगर स्लाइटली टिल्ट करके देखा तो 2 वाई दिख रहे हैं आपको इस तरह से, बट अगर सामने से देखेंगे मॉलिक्यूल को तो क्या एक कार्बन आपका पीछे एक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा, मतलब एक कार्बन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? वैसे तो आपको 2 कार्बन है, बट अगर सामने से देखेंगे, अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए इस तरह से, दिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बेसिकली मॉलिक्यूल को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग 4 डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने बोला, फर्स्ट वन इज वेज-डैश फॉर्मूला, सेकंड वन इज फिशर फॉर्मूला, थर्ड वन इज सॉहर्स एंड फोर्थ वन इज न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग मॉलिक्यूल को सामने से देखते हैं इस तरह से। तो मॉलिक्यूल को जब आप सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और मैंने आपको बोला था सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये रोटेट होते रहते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट केस है इसमें आप देखिए कि सभी एक दूसरे के बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, राइट, एक दूसरे के जस्ट पीछे है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्लिप्स फॉर्म, न्यूमैन का इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। और अगर आपने इस तरह से रोटेट कर दिया, अगर आपने रोटेट कर दिया तो यहाँ पे देखिए एक आपका ऊपर आ गया, दूसरा 180 डिग्री पे आ गया, तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, राइट, स्टैगर्ड फॉर्म है। क्या इसमें आपको दोनों ही कार्बन दिख रहे हैं सामने से, या एक ही कार्बन दिख रहा है? आपको एक ही कार्बन दिख रहा होगा, राइट, आपको एक ही कार्बन दिख रहा है और एक जस्ट पीछे आ रहा है उसके। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपको कार्बन दिख रहा है उसको डॉट से लिखा है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपको नहीं दिख रहा, जो बैक साइड कार्बन है, फ्रंट कार्बन को डॉट, बैक साइड कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन है बताइए? फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 3, राइट। तो फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन है। और बैक साइड कार्बन से कितने हाइड्रोजन है बताइए? 3। अब अगर आपके ये जो एक जस्ट पीछे आ रहे हैं, अगर ये दोनों एक जस्ट पीछे आ रहे हैं, सी, अगर जस्ट पीछे आ रहे हैं, बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। H, ये बैक साइड कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बैक साइड कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक्लिप्स फॉर्म, एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे, एक्लिप्स फॉर्म। और अगर आपके इसको रोटेट कर दिया, अगर इसी को रोटेट कर दिया इस तरह से, तो आपका हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें आपके हाइड्रोजन 180 डिग्री पे आ रहे हैं, दिस ऑल्सो 180 डिग्री, दिस ऑल्सो। क्या ये जो एंगल है वो सेम प्लेन में एंगल है? 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो सेम प्लेन में? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये सेम प्लेन में 180 डिग्री है? नहीं, डिफरेंट प्लेन में, सी। तो इसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, इसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल क्या है? 2 डिफरेंट प्लेन्स के बीच का एंगल है 180 डिग्री, राइट। दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी 3D मॉलिक्यूल को, किसी भी 3D मॉलिक्यूल को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। वेज डैश, जिसे मॉलिक्यूल को सामने से देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस में जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस है टुवर्ड्स द व्यूअर, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर। थर्ड आपका जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें मॉलिक्यूल को साइड से देखते हैं ऐसा। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो वाई दिख रहा होगा आपको, वाई दिख रहा है ना आप सभी को? एक आपका ऊपर वाई है और एक इस तरह से वाई है, 2 वाई दिख रहे होंगे आपको, राइट, 2 वाई दिख रहे हैं। तो इस तरह से वाई एंड वाई। एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली सामने से देखते हैं। तो सामने से देखेंगे तो एक ही कार्बन दिखेगा, दूसरा कार्बन आपका जस्ट पीछे चला गया।
तो क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? न्यूमैन, सॉहर्स, वेज डैश, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। तो इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2,2 डाइमिथाइल, तो यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल है, तो मैं मिथाइल को मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। मिथाइल को मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। See, this is 2,2 dimethyl ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रंट कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, दैट मीन्स मिथाइल ये नीचे है इस तरह से, राइट। हाइड्रोजन सामने आ रहा है तो इसको ऐसा दिखाएंगे, हाइड्रोजन सामने आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है तो इस तरह से दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, एक CH3 अवे फ्रॉम द यू एंड एक आपका नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ऐसा दिखाएंगे। एंड एक आपका CH3 टॉप पे है, CH3 टॉप पे है, एक आपका हाइड्रोजन इधर है, राइट। सी, ये इस तरह से आपका स्क्रीन पे देखिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है नहीं? हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, क्या ये हाइड्रोजन आपकी तरफ नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने इसको सॉलिड लाइन से दिखाया, राइट। कलर नहीं दिख रहा है क्या? कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो एंड हाँ सर। देखिए। तो अभी मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोजन एंड एक आपका हाइड्रोजन क्या है, CH3 ऊपर है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, CH3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को, यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल आपका बना है स्क्रीन पे देखिए, इसमें हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ Y बन रहा है, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है इसलिए इस तरह से दिखाया, एक CH3 आपसे दूर जा रहा है, ये CH3 आपसे दूर जा रहा है, ये सॉरी ये CH3 जो मैंने यहाँ पे, ये CH3 आपसे दूर जा रहा है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है, और एक ऊपर है CH3, यहाँ पे आपका CH3 क्या है, CH3 नीचे है, तो एक CH3 नीचे है, हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, CH3 इस तरह से, राइट। CH3 हाइड्रोजन आपका पीछे। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या इस तरह से दिखेगा, ये एक ही क्रॉस करके दिख रहा है, क्रॉस करके कैसे देखेंगे मॉलिक्यूल को, CH3 टॉप। अब देखो इधर ध्यान से देखिए, वीडियो देखिए आप सभी लोग, वीडियो देखिए आप सभी लोग, ये अभी आपका सॉहर्स है, ये कौन सा आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, सॉहर्स, राइट। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग ऐसा देखें इस तरह से, देखिए क्या अभी आपको क्रॉस दिख रहा है, परफेक्ट क्रॉस नहीं दिखेगा, बट इसको क्यों बनाते हैं इस तरह से, देखिए अभी क्रॉस दिख रहा है आपको, सी मॉलिक्यूल वही है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन क्या है, CH3 ब्लैक कार्बन कार्बन CH3 कार्बन कार्बन CH3, और यहाँ से क्या है CH3 लेफ्ट CH3, और ये CH3 क्या हो गया, ये भी आपका लेफ्ट जा रहा है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। बात समझ में आ रहे हैं नहीं? क्रॉस दिख रहा है आप सभी को, सी 2 क्रॉस दिख रहे हैं,
राइट, बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल को इस तरह से देखा तो हमने फिशर बोला, और अगर मॉलिक्यूल को ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है? अगर इस तरह से देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड सॉहर्स, और इसको अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, फिशर बन गया, राइट? दिस इज फिशर, नो नो दिस इज नॉट न्यूमैन, दिस इज फिशर। अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमैन कैसे बनाएंगे आप, तो न्यूमैन में हम लोग सामने से देखते हैं ऐसा, तो क्या आपको सर्कल दिख रहा है? देखिए इस तरह से सामने से देखिए, दिख गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, इतना टाइम ले रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है बात? देखिए तो फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप्स, और बैक साइड वाले कार्बन, एक बैक साइड कार्बन है, क्या वो आपको दिख रहा है? क्या बैक साइड कार्बन दिख रहा है? अभी एक बैक साइड में भी कार्बन है बट वो नहीं दिख रहा आपको। तो फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप है और बैक साइड कार्बन से भी 3 ग्रुप है, राइट? तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देखिए, तो क्या हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेम मॉलिक्यूल को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे। मॉलिक्यूल 3D है, उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। वेज डैश, दिस इज न्यू फिशर, थर्ड वन इज सॉहर्स एंड फोर्थ वन इज न्यूमैन। समझ में आ गया आप सभी को? क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए आप, कन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स, DL सिस्टम। सो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट, कोई आपका मॉलिक्यूल है CHO, CHOH, CH2H, अगर आपको बोला जाए कि इस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए फिशर फॉर्म, तो एक स्टूडेंट ऐसा ड्रॉ करेगा और दूसरा स्टूडेंट इस तरह से ड्रॉ करेगा, क्योंकि मेन चेन को तो वर्टिकल पर रखना है, बट H को किधर रखिए? राइट्स में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के दो कंपाउंड्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एक आपका प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा मिरर इमेज। एक डेस्टो रोटेटरी होगा, दूसरा लीवर रोटेटरी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपका स्ट्रक्चर में OH अगर राइट साइड में आ रहा है, आप इधर देखिए, OH अगर राइट साइड में आ रहा है तो इसको कैपिटल D बोलते हैं हम लोग। अगर OH लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इसको कैपिटल L बोलते हैं। कैपिटल D एंड कैपिटल L का मतलब समझ में आ गया? सी, कैपिटल D और स्मॉल d में डिफरेंस है। कैपिटल D क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ OH। अगर राइट में तो कैपिटल D बोलेंगे, लेफ्ट में तो कैपिटल L बोलेंगे। और प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस माइनस या स्मॉल d स्मॉल l बताता है ऑप्टिकल रोटेशन, कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में रोटेट करा है तो स्मॉल d होगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करा है तो स्मॉल l होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बात समझ में आ रहा है आप सभी को? मतलब ये है, सपोज आपको इस तरह से कंपाउंड है CHO, CHOH, CH2H। इस कंपाउंड का आपको फिशर फॉर्म बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप फिशर फॉर्म? हाईली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे लिखेंगे, देन मेन चेन को वर्टिकल पे लिखेंगे। एक आपका कायरल कार्बन यहाँ पे है, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो साइड चेन है उसको लेफ्ट या राइट पे रखेंगे। अगर एक स्टूडेंट इस तरह से लिख सकता है, इसका एक और पॉसिबिलिटी है, इजंट इट? हो सकता है आपने राइट में बनाया हो OH, या लेफ्ट में भी बना सकते हैं। लेफ्ट में बनाए तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, दैट मीन्स इस कंपाउंड के 2 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। अगर आपने OH को लेफ्ट साइड में कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये दोनों क्या है आपस में? मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है। और ऐसे मिरर इमेजेस को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स, जिसमें आपका एक स्मॉल d है तो दूसरा स्मॉल l होगा।
एक डेस्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा आपका लीवर रोटेटरी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो आपका टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक स्मॉल डी और एक आपका स्मॉल एल। अब साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हम लोग स्मॉल डी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, बट वो तो एक्सपेरिमेंटल है। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को देख के एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि देख के हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला अगर OH राइट साइड में है तो इसको हम लोग कैपिटल डी बोलेंगे, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो इसको कैपिटल एल बोलेंगे कायरल सेंटर पे। तो DL नोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है? DL नोटेशन क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ OH। If orientation of OH is right, it is called capital D. If orientation of OH is left, it is called capital L. क्या ये बात समझ में आ रहा है? So these are called DL isomers. तो या तो हम लोग मॉलिक्यूल को कैपिटल डी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल डी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल डी वाला कैपिटल डी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल डी क्या बताता है, स्मॉल डी और एल क्या बताता है, ओरिएंट प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को बताता है, ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है। अगर राइट साइड में तो स्मॉल डी, लेफ्ट साइड में स्मॉल एल। कैपिटल डी एल क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप बताता है, ये आपका राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। इज इट क्लियर? स्मॉल डी स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल है, और कैपिटल डी कैपिटल एल आपका थ्योरेटिकल है, ये मॉलिक्यूल देख के बता सकते हैं। स्मॉल डी स्मॉल एल मॉलिक्यूल देख के नहीं बता सकते। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक को कैपिटल डी बोलेंगे और दूसरे को कैपिटल एल बोलेंगे, राइट? तो अगर किसी कंपाउंड में, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक आप अगर राइट में है तो कैपिटल डी होगा, लेफ्ट में तो कैपिटल एल होगा। अब इसमें जैसे यहाँ पे देखें तो एमिनो एसिड्स में भी ऐसा ही होता है। एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स एल्डिहाइड एंड OH, जिसमें इस टाइप के ग्रुप्स है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर में हम लोग OH की ओरिएंटेशन देखते हैं। एमिनो एसिड में ये आपका कंपाउंड एमिनो एसिड में NH2 की पोजीशन देखते हैं। अगर NH2 लेफ्ट में है तो इसको हम लोग L बोलेंगे, अगर NH2 राइट में है तो इसको कैपिटल D बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पे NH2 लेफ्ट में है तो इसको L बोलेंगे, लेफ्ट L मेमोराइज करने के लिए। लेफ्ट साइड में है तो L बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? राइट साइड में है तो D बोलेंगे, लेफ्ट साइड में तो L बोलेंगे। वेरी सिंपल। और अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल कायरल सेंटर्स है तो फिर क्या करेंगे? जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर होते हैं? 4 कायरल सेंटर होते हैं। तो अब ग्लूकोज में क्या होता है कि एक आपका राइट में होता है, दूसरा लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। तो ऐसे केस में क्या देखें, अगर आपका किसी कंपाउंड में मल्टीपल कायरल सेंटर है तो रूल ये है कि आप लास्ट कायरल सेंटर में देखेंगे आपको कि ओरिएंटेशन कहाँ पे है OH की। अगर OH की ओरिएंटेशन राइट में है तो इसको कैपिटल D बोलेंगे। जैसे यहाँ पे OH की ओरिएंटेशन लास्ट कायरल सेंटर पे राइट है तो इसको D ग्लूकोज बोलेंगे। तो ग्लूकोज जो आप लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑल मेडिसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो ग्लूकोज भी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक आपका कैपिटल D और दूसरा कैपिटल L। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। अगर OH राइट साइड में है तो उसको कैपिटल D बोलेंगे। अगर इस साइड में होता OH लास्ट कायरल सेंटर पे तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल L बोलते हैं। तो इस D का मतलब क्या है कि लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट साइड में। और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? बीच में जो प्लस है उसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा। बात समझ में आ गया? तो प्लस का मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन, और इस D का मतलब क्या है? D ओरिएंटेशन बता रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका कंपाउंड है,
इसमें लास्ट कायरल सेंटर जो है, 2 कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट में है तो D बोलेंगे, OH राइट में है तो D बोलेंगे, लेफ्ट में है तो L बोलेंगे। यहाँ पे लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट में है तो L बोलेंगे। यहाँ पे बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का सेम फार्मूला होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है। डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कितने कायरल सेंटर है बता सकते हैं आप? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन फ्रक्टोज? 3 कायरल सेंटर्स आर देयर। नाउ लास्ट कायरल सेंटर पे OH कौन से साइड में है? राइट साइड में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? D बोलेंगे या L बोलेंगे? दिस इज कैपिटल D फ्रक्टोज, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आपका एक फॉर्मूला है मेनोज। मेनोज में आप देखिए, यहाँ पे लास्ट कायरल सेंटर पे OH किधर है? राइट साइड में, तो इसको D बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन हमने चेंज किया है। ग्लूकोज और मेनोज में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड मेनोज? क्या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनका। डिफरेंस क्या है उसमें? ग्लूकोज और मेनोज की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, टेस्ट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर पे ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर पे OH राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, इससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कंप्लीट चेंज आती है। जैसे ग्लूकोज और मेनोज में देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ग्लूकोज में फर्स्ट कायरल सेंटर पे OH राइट साइड में है, सेकंड पे लेफ्ट है, थर्ड में राइट है, फोर्थ में राइट है। अगर मेनोज में देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट साइड में है, और सिर्फ एक कायरल सेंटर पे ओरिएंटेशन चेंज करने से इसकी कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मैंने आपको एक बार बताया भी था, मेडिसिन में इस तरह से OH लेफ्ट में या राइट साइड में, साइंटिस्ट लोग बहुत ही केयरफुली देखते हैं। अगर OH आपने कोई ऐसा लैब में कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया जिसमें OH राइट की बजाय लेफ्ट में हो गया, तो उसकी कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कोई मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग हो, उसमें OH राइट साइड में था, अगर आपने बाई मिस्टेक कोई ऐसा मेडिसिन प्रिपेयर कर लिया जिसमें OH लेफ्ट साइड में हो गया राइट की बजाय, जस्ट स्मॉल मिस्टेक की वजह से, तो वो पॉइजन हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कायरल सेंटर पे OH राइट में है या लेफ्ट में है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे ग्लूकोज एंड मेनोज में ओनली डिफरेंस इज हियर, ओनली डिफरेंस इज हियर। यहाँ पे आपका OH राइट साइड में है और इस साइड में OH लेफ्ट साइड में। आप क्या बोल रहे हो बताइए? हाँ, आइसोमर्स है, बिल्कुल, दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स। ग्लूकोज मेनोज आर आइसोमर्स, but their properties are completely different because of orientation of OH। बात समझ में आ रहा है आपको? तो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर है तो उसके 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, हो सकता है राइट में हो सकता है लेफ्ट में हो, और अगर राइट में तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट में तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? कैपिटल D कैपिटल L समझ में आ गया आप सभी को? कोई प्रॉब्लम है? Okay, now write next topic.
नेक्स्ट टॉपिक इज, हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? आर यू गेटिंग वॉइस? ओके, नाउ राइट, नेक्स्ट टॉपिक, अलाउड रोटेशंस इन फिशर फॉर्म. सपोज मान लिया कोई फिशर फॉर्म है आपका इस तरह से ABCD, या फिर यहाँ पे ग्रुप्स मान लेते हैं CHO, इधर आपका OH है, इधर यहाँ पे H है, और इधर आपका CH2 है. तो फर्स्ट रूल 1 इज 90 degree rotations are allowed, और even 90 degree rotations are allowed. Even 90 degree exchanges are allowed. मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे 90 पे 2 एक्सचेंज कर दिया, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? CHO OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 OH, और यहाँ पे H हो जाएगा. और इन दोनों में क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल. फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल. दैट मीन्स किसी भी फिशर फॉर्म में हम लोग 290 डिग्री एक्सचेंजेस कर सकते हैं. अगर यहाँ 90 डिग्री एक्सचेंज किया तो CHO इधर आ गया, OH यहाँ पे आ गया, और ये आपका CH2 OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा. 90 डिग्री एक्सचेंजेस अलाउड है. अगर आपने ऑड एक्सचेंजेस किया है, ऑड 90 डिग्री एक्सचेंजेस आर नॉट अलाउड. ऑड 90 डिग्री एक्सचेंज अलाउड नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर आपने ऑड 90 डिग्री एक्सचेंज किया तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. सपोज वो D था तो L बन जाएगा, कैपिटल स्मॉल D था तो स्मॉल L बन जाएगा. बात को समझिए आप. जैसे मान लिया आपका इस टाइप का कंपाउंड है, ये आपका जो कंपाउंड है 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, DL. बात समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे एक कायरल सेंटर है. अब इसमें बोला यह जा रहा है, सपोज मान लिया ये कैपिटल स्मॉल D है, हमें पता नहीं है, हमने मान लिया स्मॉल D है. तो अब ये बोला जा रहा है कि 290 डिग्री एक्सचेंजेस अलाउड है. मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एक्सचेंज कर दिया, इधर 90 डिग्री एक्सचेंज कर देंगे, तो ये D का D ही रहेगा, मतलब कंपाउंड सेम रहेगा. बट अगर आपने ऑड एक्सचेंज किया है, एक ही एक्सचेंज किया है, तो वो D से L बन जाएगा, आइडेंटिकल नहीं होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपने ऑड एक्सचेंज किया, दैट मीन्स 1 या 3 एक्सचेंज किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. यहाँ पे आपका CHO था, इधर OH H, और यहाँ पे CH2 H. अगर आपने ऑड 90 डिग्री एक्सचेंज किया, एक ही 90 डिग्री एक्सचेंज किया, 1 या 3 किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. यहाँ पे आपका CH2 OH आ जाएगा, इधर H हो जाएगा, OH, और यहाँ पे CH2 OH. तो अगर ये D था तो ये L हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल. नॉट आइडेंटिकल. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो किसी भी फिशर फॉर्म में 290, इवन 90, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है. जब आप इवन 90 डिग्री एक्सचेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेगा. अगर स्मॉल D था तो स्मॉल D ही रहेगा. अगर आपने ऑड एक्सचेंज किया है तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वो स्मॉल D से स्मॉल L बन जाएगा, दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे. क्लियर? नेक्स्ट रूल 2 देखते हैं. रूल 2, even 180 degree exchanges are allowed. Even 180 degree exchanges are allowed. That means अगर सपोज मान लिया इस तरह से कंपाउंड है आपका ABCD, हमने क्या किया? इवन 180 डिग्री एक्सचेंज कर दिया. इवन 180 डिग्री एक्सचेंज कर दिया. यहाँ पे ग्रुप्स मान लेते हैं CHO OH H CH2 H. तो आपने एक इवन एक्सचेंज किया, यहाँ पे आपका CH2 OH हो गया, इधर CHO हो गया, और इसको एक्सचेंज किया, H एंड OH हो गया. तो हमने इवन, दैट मीन्स 180 डिग्री एक्सचेंज किया है, तो ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे. 180 डिग्री एक्सचेंज किया, इसको यहाँ पे कर दिया और इसको इधर कर दिया, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है. दैट मीन्स अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा. इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अगर आपने एक ही 180 डिग्री एक्सचेंज किया है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, D का L बन जाएगा. क्लियर?
क्योंकि ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये जो कंपाउंड है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डी और एल। तो इवन 90 डिग्री एंड इवन 180 डिग्री एक्सचेंजेस आर अलाउड। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? दीज टू आर आइडेंटिकल, दिखने में आपको आइडेंटिकल नहीं लगेगा, बट ये दोनों आपके आइडेंटिकल। रोटेशन ही तो किया है हमने। नहीं कर सकते हैं ऐसा, मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया हमने। यहां से क्या किया है, ये आपके सामने की तरफ आ रहा है, इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए रूल 3। रूल 3 इज फिक्स वन ग्रुप एंड कैन रोटेट other 3 groups. Fix one group and we can rotate other 3 groups. इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया सपोज हमने इस तरह से लिया CHO OH H CH2H, तो सपोज हमने इसको फिक्स कर दिया, और फिक्स करके इन तीनों को अगर हम रोटेट कर दें इस तरह से, वन एटम को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट कर दिया, CHO ये OH इधर आ जाएगा, CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे H इधर आ जाएगा, तो ये दोनों आपके आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, OH CHO H CH2H, हमने सपोज इसको फिक्स किया है, और इसको फिक्स करके अदर 3 को रोटेट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या ओरिएंटेशन बनेगा आपका, H यहाँ पे आ जाएगा, CHO नीचे आ जाएगा, CH2OH इधर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे जाए इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों आइडेंटिकल है। बात समझ में आ रहा है? फिक्स वन ग्रुप यू कैन रोटेट अदर 3 ग्रुप्स। यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया है और बाकी तीनों को रोटेट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया। क्या इतनी बात समझ आ रहा है आपको? तो अगर किसी फिशर फॉर्म में इवन 90 डिग्री एक्सचेंज किया है तो आपका मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेगा, इवन 180 डिग्री एक्सचेंज किया है तो भी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा, अगर वन ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट किया तो भी मॉलिक्यूल आपका आइडेंटिकल ही रहेगा। क्या अभी आपका कोई क्लास है? आपका कोई क्लास है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? क्लास है क्या? कुछ स्टूडेंट्स का क्लास है। 7:45 पे PAB1 का है क्या? PAB2 का है। बिहार स्टूडेंट्स का क्लास है क्या? तो फिर किसका क्लास है, PAB1 या PAB2? किसी एक ने बोला है क्लास है, जीत ने बोला है क्या? क्लास तो सभी का एक साथ ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे D एंड L पे। सी यहाँ पे आपको DL कॉन्फ़िगरेशन बताना है, DL कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट कंपाउंड बताइए D है या फिर L है? इज दिस D और L? तो यहाँ पे आपका OH राइट साइड में, तो ये D हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड में स्मॉल d नहीं बोलते, कैपिटल D। कानिस स्मॉल d का मतलब अलग होता है, कैपिटल D का मतलब अलग होता है, डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल सेंटर पे देखना है, लास्ट कायरल सेंटर पे आपका OH राइट में, तो D हो गया। इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से DL बता सकते हो क्या? बिल्कुल है। तो सबसे पहले इसको फिशर में कन्वर्ट करना होगा, और फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है उसको इन दोनों जो प्लेन में ग्रुप है उनके बीच में ले जाके स्टिक करना होता है। तो इस CH3 को यहाँ से उठाया और यहाँ पे स्टिक कर दिया, ये ऐसा बन जाएगा। इन द प्लेन ले जाके स्टिक कर दिया और जो आपका एबव है जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखा और बाकी ग्रुप को यहाँ पे नीचे रख दिया, राइट। COH ऊपर है तो इसको ऊपर ही रखा, H नीचे है तो इसको नीचे रखा, CH3 को इधर ले जाके यहाँ पे स्टिक कर दिया और NH2 पे यहाँ कर दिया। इस तरह से आप किसी भी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस वेज डैश का ये फिशर बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका एबव द प्लेन ग्रुप है उसको जो इन द प्लेन ग्रुप है उनके बीच में ले जाके स्टिक करना होता है। ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा। जो वर्टिकल वाले जो इन द प्लेन ग्रुप है उनको एज इट इज लिखना होता है। COH ऊपर था ऊपर ही रखेंगे, हाइड्रोजन नीचे नीचे रख देंगे और NH2 इधर आ जाएगा। तो वेज डैश फिशर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये करेक्ट फॉर्म ऑफ फिशर में लिखा हुआ है? करेक्ट फॉर्म ऑफ फिशर क्या होता है? मेन चेन वर्टिकल में होना चाहिए। क्या मेन चेन वर्टिकल में है? नहीं। CH3 को इधर लाना है। तो CH3 को इधर कैसे ला सकते हैं आप? इसको तो फिक्स रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग? वन ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट कर दीजिए तो CH3 आ जाएगा ना। तो सिमिलर होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। CH3 यहाँ पे आ गया, H इधर आ गया, NH2 इधर आ गया। अब NH2 की पोजीशन देखिए किधर है? NH2 या OH की पोजीशन देखना होता है कायरल सेंटर पे। NH2 की पोजीशन लेफ्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। बात समझ में आ गया आप सभी को? तो अगर कोई वेज डैश है तो पहले इसको फिशर बनाते हैं, फिशर बनाने के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ फिशर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग NH2 या OH की पोजीशन देखेंगे। अगर NH2 लेफ्ट है तो कैपिटल L बोलेंगे, अगर NH2 राइट है तो कैपिटल D बोलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट फॉर टुडे। सी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को? विच हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, विच हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, बताइए डी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? वॉइस आ रहा है आप सभी को? विच हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, 4 यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? बताइए, आंसर बताइए फास्ट। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? क्या ये करेक्ट फॉर्म ऑफ फिशर है? करेक्ट फॉर्म क्या बोला था मैंने? COH टॉप पे होना चाहिए। तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अभी यहाँ से देख के पता नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में दिख रहा है, L दिख रहा है ना आपको, बट ये L नहीं है, ये L नहीं है। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? COH को टॉप पे लाएंगे। तो बताइए कि अलाउड मोशंस कौन कौन से हैं? COH को टॉप पे कैसे ला सकते हो आप? तो 180 डिग्री एक्सचेंज कर दें, इवन 180 डिग्री, यस इवन 180 डिग्री करना है। तो इवन 180 डिग्री करेंगे तो क्या होगा? ये आपका COH ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे OH इस तरह से चला जाएगा। तो इसका जो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। COH टॉप पे चला गया और CH3 नीचे आ गया और यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, ये H हो जाएगा इन। अब बताइए, ये करेक्ट फॉर्म में आ गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? OH राइट साइड में है, राइट का मतलब ये D है। अगर आप डायरेक्ट देखते तो क्या लगता है आपको? L, बट ये L नहीं है। तो अगर कोई आपका कंपाउंड बना हुआ है तो उसको पहले करेक्ट फॉर्म में बनाते हैं, फिशर फॉर्म में, उसके बाद DL देखते हैं। जैसे सेकंड वाले को बताइए, सेकंड क्या है, D है या L है?
अभी COH इधर नहीं रहता, COH को टॉप पे लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? COH को टॉप पे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वन ग्रुप को किसी एक को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट। CH3 का तो पोजीशन सही है, हाँ बिल्कुल सही, सही बोला आपने, फिक्स CH3, क्योंकि CH3 का पोजीशन सही है, और बाकी तीनों को रोटेट कर दीजिए इस तरह से। तो रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? CH3 अपनी जगह पे रहेगा, COH टॉप पे आ जाएगा जो हमें चाहिए था, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। बताइए कन्फिगरेशन क्या है? अब ये करेक्ट फॉर्म में आ गया। OH किधर है? कायरल सेंटर पे लेफ्ट, तो ये L है, ये क्या है आपका? L हो गया। सिमिलरली बताइए थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या है? D है या फिर L है? यहाँ पे क्या करना है? CHO फंक्शनल ग्रुप को ऊपर ले जाना है। क्या करेंगे आप? फंक्शनल ग्रुप को ऊपर ले आएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही, 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? CHO टॉप पे आ जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। अब OH लेफ्ट साइड में, तो L हो गया। लास्ट वाले में बताइए, लास्ट वाला क्या करेक्ट फॉर्म में बना हुआ है? कोई रोटेशन करने की जरूरत है? ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ NH2 किधर है? लेफ्ट साइड में, तो इसको कैपिटल L बोलेंगे, राइट? बात समझ में आ गया आप सभी को? DL कैसे देखेंगे? तो अगर लेफ्ट साइड में है तो L बोलेंगे, राइट साइड में है तो D बोलेंगे, सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो मैं आपको लेक्चर नोट सेंड कर दे रहा हूँ, आप सभी को लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है।